यह पृथ्वी के सतह से अधिकतम 40,000 किलोमीटर तथा न्यूनतम 200 किलोमीटर की ऊंचाई पर हो सकता है। इस कक्षा में उपस्थित उपग्रह अपने परिभ्रमण काल में अधिकतम समय एपोजी बिंदु या एपोजी पॉइंट के सम्मुख रहकर उपग्रह संकेत प्रदान करता है। अब आगे आ जाइए एसएसपीओ सन सिंक्रोनस पोलर ऑर्बिट। सन सिंक्रोनस पोलर ऑर्बिट, देखिए ये जो ऑर्बिट है इसमें देखिए करते क्या है कि आप जानते हैं कि अर्थ आपकी जो है वेस्ट टू ईस्ट जो है वो रोटेट करती है, और आपका जो ये अर्थ है नेचुरली जो हिस्सा सन के सामने होगा उस पर लाइट पड़ती है, और जो हिस्सा सन के सामने नहीं होगा, दिन रात जानते हैं, आपने पढ़ा भी होगा। तो होता क्या है कि मान लीजिए अर्थ का इतना पार्ट जो है ये लाइट एरिया है, यहां पे सनलाइट आ रही है, ये लाइट एरिया है, और ये क्या है, डार्क एरिया है। यहां पर इस तरीके से एक ऐसी ऑर्बिट होती है कि जो सैटेलाइट होगा, यानी ऐसी ऑर्बिट होगी जो कि अंधेरे और प्रकाश की रेखा के बीच में चक्कर लगाएगा। ये देखिए जैसे यहां तक लाइट आ रही है तो यहां पे ऐसे घूमेगा, अंधेरे और प्रकाश की रेखा के बीच में। और नेचुरली कि अर्थ आपकी 23.4 डिग्री टिल्ट है ना, तो उसी हिसाब से ये जो यहां पर जो आप सैटेलाइट डालेंगे, सैटेलाइट में भी फ्यूल होता है, प्रणोदक प्रणाली उसमें भी होती है। तो समय अनुसार वो अपने ऑर्बिट को टिल्ट होने के कारण वो थोड़ा थोड़ा अपने आप को एडजस्ट करता रहेगा, चेंज करता रहेगा। और यहां पे जो सैटेलाइट डाले जाते हैं तो क्यों डाले जाते हैं, उनका क्या काम होता है? देखिए जैसे आपका बस्ती है, बस्ती के आप निवासी, मान लीजिए दोपहर में 12:30 बजे यहां सबसे ज्यादा प्रकाश होता है, यानी सूर्य का प्रकाश दोपहर में 12:30 बजे सबसे अधिक होता है। अब एक सैटेलाइट को डाला गया है बस्ती के विभिन्न इलाकों का निरीक्षण करने के, तो वो सैटेलाइट ठीक 12:30 बजे बस्ती के ऊपर से होकर गुजरे। समझ रहे हैं? मान लीजिए 12 बजे दिल्ली में सबसे ज्यादा प्रकाश होता है,
तो यहां पर जो सैटेलाइट डालेंगे वो होगा पैसिव रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट। पैसिव रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट जो होता है वो सूर्य के प्रकाश पर आधारित होता है। तो अगर 12:30 बजे बस्ती में सबसे ज्यादा प्रकाश होगा तो ठीक 12:30 बजे ही वो बस्ती से होकर के गुजरेगा, जिससे उसको साफ सुथरा अधिकतम डाटा मिल पाए। ठीक है, ये एसएसपीए होता है, लिख लीजिए। यह एक प्रकार की ध्रुवीय कक्षा है। यह एक प्रकार की ध्रुवीय कक्षा है। इस कक्षा में सुदूर संवेदी उपग्रहों यानी रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट, सुदूर संवेदी उपग्रहों को स्थापित किया जाता है। इस कक्षा की विशेषता यह है कि इसमें स्थापित उपग्रह हमेशा पृथ्वी के सूर्य प्रकाशित क्षेत्र के सम्मुख रहते हैं। वस्तुतः इस कक्षा के उपग्रह प्रकाश एवं अंधकार की रेखा के ठीक ऊपर चक्कर लगाते हैं। इन उपग्रहों को इस रेखा में बनाए रखने के लिए कक्षा में प्रत्येक दिन सूक्ष्म परिवर्तन करना पड़ता है। यह परिवर्तन पृथ्वी के अपने अक्ष में झुके होने और सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने के कारण किया जाता है। समानता इस कक्षा में सुदूर संवेदी उपग्रह यानी रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट सुदूर संवेदी उपग्रह को प्रमोचित किया जाता है। अब आ जाते हैं और बात करते हैं जीटीओ की। जियो
ट्रांसफर ऑर्बिट। देखिए ये ऑर्बिट बहुत महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि समानता जो सैटेलाइट को आप जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट में भेजना चाह रहे हैं या जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में भेजना चाह रहे हैं, तो उन सैटेलाइट को यहां भेजते हैं और यहां से वो अपने आप पहुंच जाता है। पैसा बचाने का काम है, खर्च कम हो इसलिए। तो देखते हैं पहले ये होता क्या है। देखिए होता क्या है कि जो ये आपकी अर्थ है, मान लीजिए ये नॉर्थ पोल है, ये नॉर्थ पोल है और अर्थ आपकी ऐसे रोटेट कर रही है, ठीक। तो जब सैटेलाइट लॉन्च करेंगे तो देखिए इस तरीके से वो घूमता हुआ अब आपको पहुंचाना है यहां पर। ये मान लीजिए जीएसओ है, ये मान लीजिए आपका जो है वो जीएसओ है। जीएसओ का मतलब होता है जियो स्टेशनरी ऑर्बिट पे जाना है सैटेलाइट। तो करेंगे क्या, यहां से जब लॉन्च करेंगे तो इस तरह से होता हुआ वो मान लीजिए यहां तक पहुंच गया। अब यहां से वो दूरी बढ़ाते हुए बढ़ाते हुए बढ़ाते हुए बढ़ाते हुए बढ़ाते हुए फिर ये देखिए इस ऑर्बिट में इंटर कर जाएगा। बैठ जाइए आप लोग, पहले आप लोगों से कहा था टाइम पे आ जाया करिए, 1 बजे हम क्लास शुरू कर देते हैं। बैठ जाइए। बैठिए तो भी समझाएं। देखिए इसमें होता क्या है, जीटीओ का मतलब हुआ जियो ट्रांसफर ऑर्बिट। अब बात समझिए जरा, अगर आप यहां से 36,000 किलोमीटर तक रॉकेट, क्योंकि जो भी सैटेलाइट भेजा जाता है वो रॉकेट की सहायता से भेजा जाता है। रॉकेट पर यहां पर जो कुछ रख दिया उसे आप क्या कहते हैं, पेलोड। जैसा कि कल के क्लास में बताया था, अगर पेलोड के रूप में आपने सैटेलाइट रखा तो ये लॉन्च व्हीकल हो जाएगा। अगर पेलोड के रूप में यहां विस्फोटक रखा तो ये मिसाइल हो जाएगा। तो अगर आप सीधे यहां तक पहुंचाएंगे तो क्या होगा, खर्चा ज्यादा आएगा, पैसा ज्यादा लगेगा। तो इसमें करते क्या है कि सैटेलाइट को रॉकेट पे रख करके हमने भेजा और ये पहुंच गया मान लीजिए यहां तक 35,000 किलोमीटर तक। यहां से क्या हुआ, रॉकेट का काम खत्म। अब यहां से सैटेलाइट खुद ऑर्बिट बढ़ाते हुए अपनी कक्षा की ऊंचाई को बढ़ाते हुए कहां पहुंच गया, 36,000 किलोमीटर। तो जीटीओ का उपयोग करते हैं जीएसओ या जीईओ में सैटेलाइट को बैठाने के लिए। अब जितने भी लॉन्च करेंगे, जो भी सैटेलाइट लॉन्च करेंगे, अगर आपको भेजना है जीएसओ या जीईओ में तो क्या करेंगे, सीधा जीटीओ में भेजेंगे। जीटीओ में भेजने से फायदा क्या होगा, खर्च बचेगा। सीधा जीएसओ या जीईओ में नहीं भेजेंगे, कहां भेज देंगे, जीटीओ में। जीटीओ से सैटेलाइट, यहां से केवल सैटेलाइट अपने सफर को पूरा करेगा, यहां तक तो रॉकेट लेके आएगा, इसके आगे का सफर सैटेलाइट खुद पूरा करेगा। इसीलिए वर्तमान में जो भी जीएसओ या जीईओ पे लॉन्चिंग कर रही है तो जीटीओ पे भेजते हैं। जीटीओ से अपने आप को कक्षा की ऊंचाई को बढ़ाते हुए 35,786 लमसम 36,000 किलोमीटर पर पहुंच जाता है। बात समझ रहे हैं? तो ये होता है जीटीओ की कहानी। तो ये मैंने आपको सारे ऑर्बिट के बारे में बता दिया। अब मेन मुद्दा यहां पर जो है वो टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है
और वो बात करते हैं, इसको बना लीजिए, चित्र ना बनाए हो तो बना लीजिए, नोट डाउन करिए, तो फिर आगे बढ़ें। बना लिए? बना लीजिए तो फिर नोट करिए। लिखिए, जीटीओ का उपयोग, लिखिए जीटीओ का उपयोग, जीटीओ का उपयोग उपग्रहों को, जीटीओ का उपयोग उपग्रहों को जीईओ, जीईओ का मतलब जियो स्टेशनरी अर्थ ऑर्बिट, जीईओ या जीएसओ पर, जीएसओ पर सैटेलाइट को बैठाने में किया जाता है। यह कक्षा, यह कक्षा निर्दिष्ट कक्षा, यह कक्षा निर्दिष्ट कक्षा से कम ऊंचाई पर होता है, कम ऊंचाई पर होता है। जब उपग्रहों को जीपीओ में प्रमोचित कर देते हैं, जब उपग्रहों को जीपीओ पर प्रमोचित कर देते हैं तो वो अपनी ऊंचाई को बढ़ाता हुआ निर्दिष्ट कक्षा तक पहुंच जाता है। भू संक्रमण, ऐसे लिख लीजिए, जीटीओ की ऊंचाई लगभग 35,000 किलोमीटर, लगभग 35,000 किलोमीटर तक की होती है। अब देखिए, मेन मुद्दे पे आते हैं और बात करते हैं लॉन्च व्हीकल, हिंदी में कहेंगे प्रमोचन यान। इसको आप, कल मैंने बताया भी था कि रॉकेट, मिसाइल और लॉन्च व्हीकल में क्या अंतर है, जो लोग नहीं थे समझ लीजिए। देखिए, ये बेलनाकार रचना होती है,
इस बेलनाकार रचना में चेम्बर्स होते हैं। अब चेम्बर कई होते हैं, चेम्बर क्या है कैसे है उसकी व्याख्या तो हम आगे करेंगे। देखिए चेम्बर में पहला चेम्बर, दूसरा चेम्बर, तीसरा चेम्बर होता है। ये जो चेम्बर होता है, इस चेम्बर में प्रणोदक भरा जाता है। प्रणोदक को इंग्लिश में कहते हैं प्रोपैलेंट। जो बना होता है दो चीजों से, इंग्लिश में बोले तो, एक तो होता है फ्यूल, दूसरा होता है ऑक्सीडाइजर। इसको हिंदी में कहेंगे ईंधन प्लस ऑक्सीकारक। जैसे आप बाइक चलाते हो, स्कूटी चलाते हो, तो बाइक स्कूटी में कार्बोरेटर होता है। कार्बोरेटर से पाइप निकला रहता है, ठीक है, वो उसका रेस्पिरेटरी सिस्टम की तरह काम करता है, समझिए। तो आप देखेंगे कि जो टंकी से पेट्रोल निकल रहा है और कार्बोरेटर में जो पाइप निकला वो बाहर से वायु खींचता है। तो जहां पर इंजन बर्न हो रहा है, जहां पर पेट्रोल बर्न होकर एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है, वो आपका 2 स्ट्रोक इंजन हो या 4 स्ट्रोक इंजन हो, तो उसमें ईंधन का काम कर रहा है कौन? पेट्रोल। और वायु में ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन किसका काम कर रहा है? ऑक्सीडाइजर। तभी आपको मिल रहा है ऊर्जा। अब चूंकि रॉकेट जब बहुत ऊंचाई पे जाएगा, पृथ्वी के वायुमंडल को छोड़ करके अंतरिक्ष में प्रवेश करेगा, तो अंतरिक्ष में वायुमंडल तो है नहीं, तो वहां ये जलेगा कैसे? तो इसमें दोनों चीजें रखते हैं, फ्यूल भी रखते हैं और ऑक्सीडाइजर भी रखते हैं। अब कौन सा फ्यूल होता है, कौन सा ऑक्सीडाइजर होता है, इसके बारे में हम आगे बात करते हैं। ये बात समझ में आई? तो अब इसमें देखिए, अब जैसे यहां पर ये जला तो नीचे की ओर पुश करेगा आग, गर्म हवा, ये वाला इससे जल गया तो ये अलग होगा, डिटैच होगा, फिर ये जलेगा, फिर ये अलग होगा, ये जलेगा, फिर ये अलग होगा। फिर इसके बाद ये यहां पर रखा है आपने क्या? ये है पेलोड। हिंदी में कहते हैं नीति भार। फिर ये सब खुलता है ऐसे और यहां से पेलोड बाहर आएगा। अब अगर पेलोड के रूप में आपने यहां सैटेलाइट रखा है, अगर यहां आपने सैटेलाइट रखा है, तो ये कहलाएगा लॉन्च व्हीकल। और अगर यहां पर विस्फोटक रखा है, एक्सप्लोजिव रखा है, तो ये कहलाएगा मिसाइल कहलाएगा। और मोटा मोटा आप इसको रॉकेट कह सकते हैं। अब यहां पर चीजें समझिए थोड़ा सा, फिर इसके विकास के क्रम के बारे में बात करेंगे। देखिए, आपका जो रॉकेट है, रॉकेट के अंदर जो आप ये प्रणोदक भरते हो, इस रॉकेट का जो भार है, इसका लगभग 60 से 65% भार जो होता है वो प्रणोदक के कारण होता है, प्रणोदक के कारण होता है। और इसका लगभग 35 से 40% भार किसके कारण होगा? संरचनात्मक पदार्थ के कारण, संरचनात्मक, इसको स्ट्रक्चरल मटेरियल कहते हैं, पदार्थ के कारण होता है।
जो ये पदार्थ बना है, ये बना होता, देखिए सुनिए, जो ये संरचनात्मक शुरुआती दौर में जो रॉकेट बनाए गए, उस समय मिश्र धातु इस्तेमाल किया जाता था। मिश्र धातु में एक धातु होती है जिसको टाइटेनियम कहते हैं। टाइटेनियम को स्ट्रेटेजिक मेटल भी कहते हैं, क्योंकि जो रॉकेट जाएगा तो बड़ी स्पीड में जाएगा ना, तो जब स्पीड ज्यादा होगी तो क्या होगा, फ्रिक्शन होगा, तो आग लगने की संभावना होती है। तो जो टाइटेनियम होता है वो स्ट्रेटेजिक मेटल होता है, फ्रिक्शन से उसमें आग नहीं लगती, यानी हीट रोधी पदार्थ होता है। तो जो शुरुआती दौर में बनाए गए ये वो एलॉय के बनाए गए, सॉरी एलॉय के। एलॉय का मतलब होता है मिश्र धातु। जैसे मंदिर में जाते हैं, घंटा बजाते हैं ना, घर में पीतल का बर्तन है ना, वो मिश्र धातु है। आप जो स्टील यूज करते हो बर्तन, ये भी मिश्र धातु है। इसमें आयरन है, वेनेडियम है, क्रोमियम है, ये सब इस्तेमाल करके बनाया जाता है, वो मिश्र धातु है। तो ये मिश्र धातु का बनाया जाता था शुरुआती दौर में। तो इसका 35 से 40% भार इसके कारण होता है। बात मेरी समझ रहे हैं? अब देखिए यहां पर बात यह होती है, कौन सा ऐसा जुगाड़ बनाए कि आपके रॉकेट का भार कम हो जाए। अगर रॉकेट का भार कम होगा, लॉन्च व्हीकल का भार कम होगा, तो भारी पेलोड को ले जा पाएगा ना। बात समझ रहे हैं कि नहीं? अगर रॉकेट का भार कम होगा तो रॉकेट क्या करेगा? भारी पेलोड को ले जा सकता है, और रॉकेट का भार जब ज्यादा है तो भारी पेलोड को ले जाने में दिक्कत होगी। तो इसीलिए कालांतर में क्या हुआ कि धीरे धीरे तकनीकी में विकास करके तकनीकी में विकास करके जो एलॉय का यहां इस्तेमाल करते थे, समय के साथ उसमें कार्बन कंपोजिटेड मटेरियल का उपयोग किया जाने लगा। ये जो कार्बन कंपोजिटेड मटेरियल है, ये नैनो तकनीक से इसका विकास हुआ। अब ये एलॉय की तुलना में हल्का बहुत है और बहुत अधिक मात्रा में तापमान को सहने की क्षमता भी इसमें है समय के साथ में। और यहां पर एक तो इसमें सुधार किया गया, इसके जो है संरचनात्मक पदार्थ, दूसरे समय के साथ में जो इसमें प्रणोदक था, आप आगे अभी देखेंगे, प्रणोदक में भी लगातार सुधार किया गया कि हम ऐसा प्रणोदक बनाए जिसका भार भी कम हो और जिसको जलाया जाए तो अधिक मात्रा में ऊर्जा भी प्राप्त। बात समझ रहे हैं? अगर 1 kg पेट्रोल ले ले और 1 kg आप कोयला ले लें, तो किसमें ऊर्जा ज्यादा मिलेगी? पेट्रोल में मिलेगी। दोनों का अमाउंट सेम ले लें तो ऊर्जा किसमें ज्यादा मिलेगी? पेट्रोल में ज्यादा मिलेगी। तो हमको ऐसा पदार्थ चाहिए जो ऊर्जा ज्यादा दे और भार जिसका क्या हो, कम हो। तो कालांतर में देखेंगे एक एक करके जो है इसमें धीरे धीरे विकास किया गया। तो ये तो आपको बेसिक बताया कि रॉकेट असल में होता क्या है। और डायग्राम ना बनाए हो तो बना लीजिए, फिर आगे बढ़ें।
हो गया। अब देखिए, ये तो मैंने आपको रॉकेट क्या है इसके बारे में बताया। अब चलते हैं कि भारत में इसरो की जो स्थापना होती है 1969 में होती है। वास्तव में 1962 में इनको स्पार की स्थापना होती है, बाद में नाम बदल करके इसरो नाम रख दिया जाता है। फिर स्पेस कमीशन का गठन होता है, फिर धीरे धीरे कार्यक्रम चलते हैं। अब इतिहास के बारे में चाहे तो नेट पे जाके देख लीजिएगा, इनको स्पार इसरो कब गठन हुआ, कमेटी बनी, क्या क्या हुआ। अब वो सब लिखाएंगे तो समय बर्बाद होगा, तो काम की चीज देखते हैं। देखिए, भारत में जो लॉन्च व्हीकल का प्रोग्राम शुरू हुआ, इसको क्रम से समझते हैं और आज हमको कहां जाना है इस पे भी बात करते हैं। देखिए, सबसे पहले भारत में जो विकास हुआ वो साउंडिंग रॉकेट का विकास होता है। पहले समझ लीजिए, फिर एक एक करके शुरू करेंगे। साउंडिंग रॉकेट के लगभग 1963 के आसपास, 1963, 64, 65, 66 लगातार प्रयोग होता रहा। तो साउंडिंग रॉकेट इसको कहते हैं। अभी एक एक के बारे में बात करेंगे। उसके बाद आता है एसएलवी, सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। उसके बाद एएसएलवी। उसके बाद एक बहुत बड़ी उपलब्धि होती है पीएसएलवी की, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल की। उसके बाद आता है जीएसएलवी। अब देखिए, ये सारी चीजें कैसे होती है, एक एक क्रम करके चलेंगे। जीएसएलवी के बाद भारत एसएसएलवी का विकास करता है, आरएलवी का विकास करता है, और वर्तमान में भारत जो काम कर रहा है विकास करने का, एनजीएलवी का। ये एनजीएलवी क्या है? नेक्स्ट जनरेशन लॉन्च व्हीकल। जब इसका विकास कर लेगा तो ये तो पहले ही बंद हो चुका है, ये अभी काम कर रहा है, ये भी काम कर रहा है, ये अभी विकासाधीन है, और ये भी विकासाधीन है। ये काम कर रहा है, ये काम कर रहा है, और ये काम कर रहा है। पीएसएलवी, जीएसएलवी और एसएसएलवी। तो जब भारत एनजीएलवी यानी इसरो जब एनजीएलवी का विकास कर लेगा तो ये सबका निर्माण बंद हो जाएगा। अब इसको एक बहुत कायदे से समझते हैं, एक एक चीज के विकास के क्रम। ठीक है, तो सबसे पहले हेडिंग डाल लीजिए साउंडिंग रॉकेट। साउंडिंग रॉकेट, देखिए होता क्या है। साउंडिंग रॉकेट के बारे में अगर बात करें तो ये बहुत छोटे रॉकेट होते हैं। ये शुरुआती दौर के रॉकेट थे, और सबसे पहला था इसमें RH-75 भेजा गया था। 75 इसका डायामीटर बताता, बहुत छोटे छोटे रॉकेट होते। तो पहले ये समझते कि ये शुरुआत इसरो कब, कैसे, कहां से करता है। देखिए होता क्या है साउंडिंग रॉकेट में, 1963 में, पहले समझ लीजिए फिर नोट कर लीजिएगा। 1963 में सबसे पहला काम ये होता है कि ट्रेल्स की स्थापना होती है। ये ट्रेल्स क्या है? ये है थुम्बा इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्च स्टेशन। ये थुम्बा जो है केरला में जगह है, वहां पर पहले ट्रेल्स की स्थापना होती है। ट्रेल, थुम्बा इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्च स्टेशन। तो पहली बार इसकी स्थापना होती है 1963 में। ठीक है, और जब इसकी स्थापना हो जाती है तो 1963 में ही यूएस मेड
एक साउंडिंग रॉकेट होता है जिसका नाम होता है नाइक अपाचे। नाइक अपाचे ये यूएस का बना रॉकेट होता है जिसको ट्रायल के लिए, छोटा रॉकेट है, इसको ट्रायल के लिए यहां से लॉन्च किया जाता है जिसका नाम है नाइक अपाचे। फिर 1965 में क्या होता है, भारत यानी इसरो अपने रॉकेट को बना लेता है, साउंडिंग रॉकेट। अब जो साउंडिंग रॉकेट बनते हैं वो है आपका RH-75। RH का मतलब होता है रोहिणी, रोहिणी। तो RH-75 उसका डायामीटर बता रहा, डायामीटर मतलब उसका व्यास बता रहा। तो RH-75 फिर RH, ऐसे नहीं लिखेंगे, RH-200 फिर RH-300, ये बहुत सारे रॉकेट यहां से 1965 में पहला लॉन्च करते हैं। फिर कई सारे रॉकेट लॉन्च करते हैं। अब ये रॉकेट क्या होते हैं, कुछ ऊंचाई तक जाते हैं, कुछ ऊंचाई तक लगभग 100-200 किलोमीटर तक जाते हैं। कुछ ऊंचाई तक जाएंगे और पृथ्वी के जो वायुमंडल के बारे में थोड़ी बहुत आपको जानकारी मुहैया कराएंगे, डाटा देंगे। तो इस नजरिए से इस रॉकेट को बनाया गया, लॉन्च किया गया शुरुआती दौर में। क्योंकि देखिए उस समय क्या दिक्कत, सबसे बड़ी रॉकेट टेक्नोलॉजी में क्या है, इसमें उपयोग किया जाने वाला ईंधन, यानी इसमें उपयोग किया जाने वाला प्रोपाइलेंट, जितना उन्नत प्रोपाइलेंट जिस देश के पास जितना उन्नत प्रोपाइलेंट है, जितना एडवांस प्रोपाइलेंट है, उस देश का रॉकेट भी उतना उन्नत है। जितना उन्नत प्रोपाइलेंट होगा उतना उन्नत आपका रॉकेट होगा, जितना उन्नत प्रोपाइलेंट होगा उतना बढ़िया आपका मिसाइल भी होगा। तो शुरुआती दौर में जो रॉकेट में इस्तेमाल किए जाते थे वो गन पाउडर का इस्तेमाल किया जाता है, गन पाउडर उस समय ये इस्तेमाल किया जाता है। उसका उपयोग करके ये रॉकेट बनाए गए। थोड़ा सा लिख लीजिए इसमें, साउंडिंग रॉकेट में देखिए, साउंडिंग रॉकेट का प्रयोग वायु वातावरण से संबंधित अनुसंधान के लिए किया जाता है। यह रॉकेट प्रणाली एक या दो चरणों की, यह रॉकेट प्रणाली एक या दो चरणों की होती है, जो कि ठोस ईंधन आधारित होती है। नेक्स्ट पैरा देखिए, भारत में साउंडिंग रॉकेट का अनुसंधान एवं उड़ान, भारत में साउंडिंग रॉकेट का अनुसंधान एवं उड़ान 1963 में ट्रेल्स, ये लिखा है ट्रेल्स, थुम्बा इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्च स्टेशन, पूरा लिख लीजिए, ट्रेल्स थुम्बा इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्च स्टेशन
के स्थापना के साथ शुरू हुआ। थुम्बा इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्च स्टेशन की स्थापना के साथ शुरू हुआ। आगे लिखिए, नवंबर 1963 में नवंबर 1963 में यूएस में बना हुआ नाइक अपाचे नामक साउंडिंग रॉकेट को यहां से प्रमोचित किया गया। उन्नीस सौ 65 में भारत का प्रथम स्वदेशी साउंडिंग रॉकेट का प्रमोशन किया गया, जिसका नाम RH-75 है। RH-75 है। RH-75 है। इसके बाद RH-75 का मतलब यहां रोहिणी हो जाता है ना, RH का मतलब रोहिणी हो जाता है। इसके बाद RH-200, RH-300, RH-200, RH-300 आदि का सफलतापूर्वक प्रमोशन किया गया। RH-200, RH-300 आदि का प्रमोशन किया गया। साउंडिंग रॉकेट प्रमोशन यान के विकास के संदर्भ में साउंडिंग रॉकेट प्रमोशन यान के विकास के संदर्भ में बनाए गए उपकरणों और यंत्रों की जांच एवं परीक्षण के लिए उपयोगी था। समझ रहे हैं? तो 1965 में साउंडिंग रॉकेट बना। अब उसमें दिक्कत ये थी, हमारे पास अच्छे किस्म का, या आप कह सकते हो विकसित प्रणोदक प्रणाली नहीं, प्रोपल्सन सिस्टम नहीं था, क्योंकि उस समय हम गन पाउडर का इस्तेमाल किया करते थे। कालांतर में क्या हुआ कि हमने कुछ विशेष, कुछ महत्वपूर्ण तकनीकी को समझा, और उस महत्वपूर्ण तकनीकी को समझ करके हमने फिर विकास किया। अगला हेडिंग डाल लीजिए, वो है SLV का।
एसएलवी का पूरा नाम लिख लीजिएगा, सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। अब देखिए, शुरुआती दौर में भारत का जो फर्स्ट एक्सपेरिमेंटल लॉन्च था, फर्स्ट या कह सकते हो प्रथम प्रयोगात्मक परीक्षण, तो फर्स्ट एक्सपेरिमेंटल लॉन्च जो था वो एसएलवी था। इसमें आप देखेंगे अभी एसएलवी फर्स्ट, एसएलवी सेकंड दोनों असफल हुए थे। सफलता जो मिली थी वो एसएलवी 3 के द्वारा मिली थी, और एसएलवी 3 के द्वारा जो पहला लॉन्च हमने किया था, जिसको लॉन्च किया था, वो पहले सैटेलाइट का नाम भी रोहिणी। इसमें रोहिणी भी इंडिजिनस था, स्वदेशी था, और हमारा रॉकेट भी स्वदेशी था। पहला और दूसरा लॉन्च असफल हुआ था, और जो सफल लॉन्च हुआ है वो 1980 में गया। तो एसएलवी का जो लॉन्चिंग हुआ 1980 में, लेकिन इस दरमियान क्या किया हमने, एक विशेष प्रकार के प्रणोदक को तैयार किया, जिस प्रणोदक का उपयोग इस लॉन्च व्हीकल में किया गया। वो कौन सा प्रणोदक था जिसका उपयोग किया गया इसमें? देखिए, इसमें जो है ईंधन के रूप में जो लिया गया वो है HTPV। दूसरा इसमें ऑक्सी कारक के रूप में इस्तेमाल किया गया अमोनियम परक्लोरेट। HTPV का फुल फॉर्म है हाइड्रोक्सिल टर्मिनेटेड पॉली ब्यूटाडाइन। तो इसको ईंधन के रूप में लिया गया और इसको लिया गया ऑक्सीकारक के रूप में। ये दोनों जो था वो सॉलिड के रूप में था, पाउडर के रूप में समझिए। सॉलिड का मतलब पाउडर के रूप में। जैसे पुराने जमाने में कुछ इस तरह से कल्पना करिए, एक चूल्हा आता था बुरादा वाला। बुरादा वाला चूल्हे का नाम सुने हो आप? नहीं सुने हो? बहुत पहले जो लकड़ी का बुरादा बसता था ना, उसका चूल्हा बनाया जाता था। बुरादा का चूल्हा अलग होता था, आप लोग नहीं देखे होंगे। तो उसमें बीच में तो ऐसे पाइप होता है, इसमें आग जलती थी और यहां पर इस तरीके से बुरादा, यानी कुल मिलाकर के जब ये भरा जाता है रॉकेट में, तो इसमें दोनों की ऐसे ऐसे समझिए, दोनों की परत लगी होती है, समझ रहे हैं? एक परत इसकी तो दूसरी परत इसकी, एक परत इसकी तो दूसरी परत इसकी, क्योंकि दोनों पाउडर के रूप में सॉलिड फॉर्म में। तो इसका जब विकास कर लिया इसरो ने, किसका? इस प्रोपेलेंट। अब ये दोनों मिला के क्या हो गए? प्रोपेलेंट हो गए, यानी प्रणोदक हो गया। तो जब इसरो ने इसका विकास कर लिया तब एसएलवी का विकास किया। अब देखिए एसएलवी कैसे बनाया, ये समझ गए कि नहीं? ये आपका ठोस प्रणोदक है। आज भी इसका अगर ठोस प्रणोदक का नाम आए, बाकी देखिए बहुत सारे चीजें बनी है जो वर्तमान में यूज हो रहा है, उसको याद रखेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। वर्तमान में ठोस प्रणोदक के रूप में इसी का उपयोग करते हैं, ईंधन के रूप में इसको, अवाक्षिकारक के रूप में इसका उपयोग करते हैं।
अब देखिए जो एसएलवी बनाया गया वो कैसे बनाया गया। एसएलवी जो था वो 4 चरणों का रॉकेट था। जैसे पहला चरण, दूसरा चरण, तीसरा चरण और ये चौथा चरण। पहले चरण में क्या है, वही सॉलिड प्रोपेलेंट, यानी सॉलिड 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 फ्यूल का मतलब क्या हुआ, H2PV, और यहां अमोनियम परक्लोरेट। दूसरे में भी सॉलिड, तीसरे में भी सॉलिड, चौथे में भी सॉलिड। अब ठोस ईंधन का भार जो होता है वो तरल ईंधन से ज्यादा होता है कि नहीं होता है। जैसे मैंने कहा कि 1 लीटर पेट्रोल ले लीजिए और 1 किलो कोयला ले लीजिए, 1 किलो पेट्रोल ले लीजिए, किसमें ऊर्जा ज्यादा मिलेगी, 1 किलो पेट्रोल में ज्यादा ऊर्जा मिलेगी, लेकिन वो तरल फॉर्म में है। तो अभी इसरो ने तरल ईंधन को नहीं इजाद किया था, नहीं बनाया, क्योंकि तकनीकी जो होती ना, एक अभी तकनीक को विकसित नहीं किया था। तो ये जो एसएलवी बना, ये एसएलवी बना। अब इसकी क्षमता कितनी थी कि यहां पर जो भी आप सैटेलाइट रखेंगे, इसकी क्षमता थी 40 केजी के सैटेलाइट को, ज्यादा से ज्यादा 400 किलोमीटर तक ले जा सकता, यानी 200 किलोमीटर से 400 किलोमीटर तक ले जा सकता था। इसकी क्षमता इतनी ही थी। और भारत यानी इसरो लगातार काम कर रहा था तरल ईंधन बनाने में। वहां पेट्रोल नहीं यूज होता, वहां तरल ईंधन की जरूरत थी कि कोई ऐसा जुगाड़ बनाए कि तरल ईंधन का उपयोग करे। समझ रहे ना। तो अब इसकी जो लॉन्चिंग करता, जैसा कि मैंने बताया है, एसएलवी फर्स्ट फेल हो जाता है, एसएलवी 2 फेल हो जाता है, फिर एसएलवी 3 का 1980 में सफलतापूर्वक लॉन्च करता। और इसके द्वारा जो लॉन्च करता है वो रोहिणी सैटेलाइट है। और ये रोहिणी सैटेलाइट कौन सा सैटेलाइट है, रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट। आप देखेंगे तो लगभग 1969 नहीं, लगभग 79-80 से आप देखेंगे तो टीवी लगने लगी थी घर में। आप अपने पापा मम्मी से पूछिएगा तो वो बताएंगे, बड़ी बड़ी टीवी लगती थी घर में। उस समय जो टेक्नोलॉजी थी, आज तो समय के साथ में चेंज होते होते एलईडी पे आ गए। पहले जो टीवी बनती थी वो सीआरटी टेक्नोलॉजी पे बेस्ड होती थी, कैथोड रे ट्यूब टेक्नोलॉजी पे बेस्ड होती थी, जो बड़ी बड़ी टीवी होती थी। और बड़े बड़े एंटीना लगते थे ऊपर छत पे, बहुत ऊंचे ऊंचे एंटीना लगते थे, 40 फीट 50 फीट के ऊंचे ऊंचे एंटीना लगाए जाते उस समय। अब उस समय क्या था कि जो कम्युनिकेशन सैटेलाइट होते थे, बात समझिए, जो कम्युनिकेशन सैटेलाइट होता है ना, ये तो रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट जो होता है, मेजर अगर आप मुख्य रूप से समझिए तो एक तो कम्युनिकेशन सैटेलाइट होता है, संचार उपग्रह, और एक होता है सुदूर संवेदी उपग्रह। सुदूर संवेदी उपग्रह क्या होगा, चारों तरफ नाचेगा किसी भी प्लेनेट पे, और उस प्लेनेट के सरफेस का डाटा आपको भेजेगा। कम्युनिकेशन के काम नहीं आता। जो कम्युनिकेशन सैटेलाइट होते थे वो बहुत बड़े बड़े होते थे। अब उस जमाने में सैटेलाइट और बड़े होते थे, जैसे उस जमाने में टीवी बड़ी बड़ी होती थी। आज तो टीवी ऐसी कि दीवार में आप कैलेंडर की तरह टांग दीजिए, नैनो टेक्नोलॉजी से बने, जब चाहे लपेट के रख दीजिए।
अब तो ऐसी टेक्नोलॉजी। तो उस समय संचार उपग्रह बहुत बड़े बड़े होते थे और उस समय इसरो के पास ये क्षमता नहीं थी कि वो अपने संचार उपग्रह को स्वतः अपने द्वारा बनाए हुए रॉकेट से लॉन्च करे। उस जमाने में या तो रसिया के रॉकेट का रॉस कॉस्मस का उपयोग किया जाता था या फ्रांस का एक रॉकेट था एरियन 5। इन रॉकेट का उपयोग करके, यानी विदेशी रॉकेट का उपयोग करके हम अपने कम्युनिकेशन सैटेलाइट को क्या करते थे, लॉन्च करवाते थे। जब खुद लॉन्च कराएंगे तो खर्चा ज्यादा आएगा कि नहीं आएगा? यानी हमारे पास ट्रक नहीं है, माल है, माल को दिल्ली पहुंचाना है तो आप ट्रांसपोर्ट एजेंसी में जाएंगे तो आपके माल को दिल्ली पहुंचाएगा। इसी तरीके से विश्व में हर देश के पास सैटेलाइट को लॉन्च करने के लिए रॉकेट होते हैं और रॉकेट एक प्रकार से ट्रक का काम करता है। विश्व में अभी बहुत सारे देश ऐसे हैं जिनके पास लॉन्च व्हीकल की टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी नहीं है। उनको अपने रॉकेट को, अपने सैटेलाइट को, ग्रहों को लॉन्च कराने के लिए विश्व के तमाम स्पेस एजेंसी के पास जाना पड़ता है। सैटेलाइट बनाना बड़ी चीज नहीं है, सैटेलाइट बनाना बड़ी चीज नहीं है, उन्नत किस्म के रॉकेट को बनाना बड़ी चीज हो जाती है। समझ रहे हैं ना? अब ये जब इसका भारत ने लॉन्च किया और इसकी क्षमता 40 केजी है मात्र और ये ले जा सकता है 200 से 400 किलोमीटर तक। तो पहले इसको लिखिए फिर आगे बढ़ते हैं। लिखिए, यह भारत का पहला, यह भारत का पहला यह भारत का पहला एक्सपेरिमेंटल लॉन्च व्हीकल था। यह प्रयोगात्मक परीक्षण प्रमोशन अभियान था। यह भारत का पहला एक्सपेरिमेंटल लॉन्च व्हीकल था। एक्सपेरिमेंटल लॉन्च व्हीकल था। इसके द्वारा 40 केजी के उपग्रह को एलईओ ही तो हुआ ना भाई, एलईओ अर्थात 200 से 400 किलोमीटर, 200 से अधिक 400 किलोमीटर तक प्रमोचित किया जा सकता था, प्रमोचित किया जा सकता था। यह 4 चरणों की रॉकेट प्रणाली है जिसके प्रत्येक चरण में ठोस प्रणोदक का प्रयोग किया गया है। ठोस प्रणोदक का प्रयोग किया गया है। ठोस प्रणोदक का प्रयोग किया गया है। इस ठोस प्रणोदक में ईंधन के रूप में, इस ठोस प्रणोदक में ईंधन के रूप में, लिख लीजिए, ये देखिए HTPV, पूरा नाम लिख लीजिए, लिखा हुआ है HTPV, ईंधन के रूप में HTPV, हाइड्रोक्सिल टर्मिनेटेड पॉलीब्यूटाडाइन, तथा ऑक्सीकारक के रूप में, अमोनियम परक्लोरेट,
का उपयोग किया गया, का उपयोग किया गया। अब नीचे लिखे नेक्स्ट पैरा से, एसएलवी फर्स्ट और एसएलवी सेकंड का प्रमोशन असफल रहा। एसएलवी फर्स्ट और एसएलवी सेकंड का प्रमोशन असफल रहा, लेकिन 1980 में, लेकिन 1980 में एसएलवी 3 के द्वारा रोहिणी उपग्रह को सफलतापूर्वक, रोहिणी उपग्रह को सफलतापूर्वक एलईओ में प्रमोचित किया गया। इस प्रकार इसरो, इस प्रकार इसरो, इसरो इंडियन स्पेस रिसर्च, इस प्रकार इसरो अपनी तकनीक को धीरे धीरे उन्नत करता रहा। अब देखिए, जब इसका प्रमोशन हमने कर दिया, लेकिन ये कितना ले जा सकता है? 40 केजी को। अब अगर बड़ा उपग्रह है तो इसको लॉन्च नहीं कर सकता, तो क्या किया जाए? तो थोड़ा सा इसी में गुणा गणित करके इसके बाद जो रॉकेट उपयोग किया गया वो और बड़ा रॉकेट हो गया। उस रॉकेट का नाम रखा गया एएसएलवी। तो अगला हेडिंग डालिए एएसएलवी, एएसएलवी। इसको कहते हैं एगुमेंटेड सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। अब थोड़ा समझ लीजिए ये रॉकेट है क्या। देखिए, ये जो एएसएलवी बनाया गया ना, ये एसएलवी से भी बड़ा रॉकेट है। ले दे के हमारे पास उस समय एक ही प्रकार का ईंधन था। वो कौन था? एसटीपीवी और अमोनियम परक्लोरेट, वही प्रोपेलेंट था। तो इन्होंने क्या किया कि एसएलवी ने एक चेंबर और जोड़ दिया। आप समझ रहे हैं? एसएलवी 4 कक्ष वाला है, तो एएसएलवी को कर दिया 5 कक्ष वाला। तो एक चेंबर जोड़ के एएसएलवी बना दिया। अब जब एक चेंबर इसमें और जोड़ दिया तो ये हो गया 5 चेंबर का। 1 2 3 4 और ये 5 चेंबर का। और प्रत्येक में क्या यूज किया? वही सॉलिड फ्यूल, वही इस्तेमाल करेंगे। और इसकी क्षमता जो थी, जो यहां पर आप यहां पर सैटेलाइट रखेंगे, यानी इसकी जो क्षमता हो गई वो 150 केजी की हो गई। यानी ये 150 केजी के सैटेलाइट को एलईओ तक पहुंचा सकता है। 150 केजी का मतलब लगभग 400 किलोमीटर तक ये लेके जा सकता है। ये क्षमता इसमें आ गई। तो ये इसरो का सेकंड एक्सपेरिमेंटल लॉन्च हो जाता है।
और इसके द्वारा अगर आप देखें तो 1987 में इसका लॉन्च होता है सफलतापूर्वक। और इसके द्वारा जो सैटेलाइट लॉन्च किया जाता है उसका नाम है स्रोस फर्स्ट। ये स्रोस फर्स्ट क्या होता है? इसका पूरा नाम है स्ट्रेच्ड रोहनी सैटेलाइट सीरीज। और ये भी एक रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट था। उस जमाने में सैटेलाइट बड़े बड़े बनते थे। आज के जमाने में सैटेलाइट छोटे सैटेलाइट, जैसे बड़ा बड़ा पहले कंप्यूटर होता था, पुराना कंप्यूटर देखे वो कितना बड़ा बड़ा होता था। अब देखो मॉनिटर देखो छोटा छोटा आ गया। तो यही कल्पना करिए, तो पहले जब आपका उपकरण भारी होगा तो आपका सैटेलाइट भी तो भारी होगा। सैटेलाइट में बहुत सारे उपकरण रखेंगे। तो जब सैटेलाइट भारी हो जाएगा तो उसको भेजने वाले रॉकेट को भी ज्यादा ऊर्जा चाहिए। तो कालांतर में धीरे धीरे तकनीकी में विकास होने के साथ साथ आपके सैटेलाइट का भार कम होता गया। और सैटेलाइट का अगर भार कम होगा तो क्या होगा? आपको कम भारी रॉकेट चाहिए, रॉकेट कम भारी इस्तेमाल होगा, और सैटेलाइट हल्का होगा तो खर्चा बचेगा कि नहीं बचेगा? तो यहां पर यही मामला, इसको लिख लीजिए। लिख लीजिए अब इसको। या भारत का दूसरा एक्सपेरिमेंटल लॉन्च व्हीकल था, जिसका मुख्य उद्देश्य भविष्य के प्रमोशन यान से संबंधित जरूरी तकनीक का परीक्षण एवं प्रदर्शन करना था। या 5 चरणों के प्रमोशन यान प्रणाली, 5 चरणों का प्रमोशन यान प्रणाली था, जिसके प्रत्येक चरण में ईंधन का उपयोग किया गया था, ठोस ईंधन का। इसके प्रत्येक चरण में ठोस ईंधन का प्रयोग किया गया था। समझ रहे हैं ना? आगे लिखिए। यह 150 केजी के उपग्रह को एलियो अर्थात 400 किलोमीटर की ऊंचाई तक
पहुंचाने में सक्षम था। इसका प्रथम प्रमोशन 1987 में किया गया। इसके द्वारा सुराख फर्स्ट स्टेज रोनी सैटेलाइट सीरीज नामक आरएसएस का मतलब रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट, आरएसएस को पृथ्वी की कक्षा में स्थापित किया गया। समझ गए? अगर वर्तमान के संदर्भ में कहें तो वर्तमान में ये जो रॉकेट है ये उपयोग में नहीं है। जैसे वर्तमान में बड़ी बड़ी टीवी उपयोग में नहीं है। तो बड़ी बड़ी टीवी होती थी, जैसे सीआरटी टेक्नोलॉजी आई, कैथोड रे ट्यूब टेक्नोलॉजी आई, आज उसकी उपयोगिता नहीं है। लेकिन उसके आने के बाद तकनीकी विकास करके एलसीडी आई है टीवी, एलसीडी के बाद आज क्या आ गई है? एलईडी आ गई है। तो चरणबद्ध तकनीकी विकास होता है। तो जब इसके द्वारा हमने 150 केजी को लॉन्च कर दिया तो अब एक जरूरत थी एक ऐसे उन्नत प्रोपाइलेंट की जरूरत थी। ऐसा प्रोपाइलेंट चाहिए जिसको रॉकेट में डाल दें तो रॉकेट बहुत भारी सैटेलाइट को, जैसे कम्युनिकेशन सैटेलाइट मैंने बताया भारी होते हैं। अब एसएलवी या एएसएलवी के द्वारा संचार उपग्रहों को नहीं भेजा जा सकता है। संचार उपग्रह भेजेंगे तो कैसे भेजेंगे? इससे भारी होता है वो। अब क्या हुआ कि देखिए इसरो के जो उपकरण है, इसरो के जो अन्य पार्ट है, इसरो ने इस पर काम करना शुरू किया। तो इसरो आप देखेंगे तो 1987 में इसरो ने स्थापना कर दी थी महेंद्रगिरी तमिलनाडु में एलपीएससी की। इसरो ने 1987 में इसकी स्थापना कर दी थी। ये क्या है? लिक्विड प्रोपल्सन, सॉरी ये क्यू है ना, सिस्टम सेंटर। इसकी 2 यूनिट लगाई, लिक्विड प्रोपल्सन सिस्टम सेंटर महेंद्रगिरी तमिलनाडु। और इसका काम क्या था? जैसे रॉकेट बनता है या सैटेलाइट बनता है तो उसके विभिन्न पार्ट बनते हैं, विभिन्न भागों को मिला करके फिर रॉकेट बनाया जाता है। तो एलपीएससी में केवल काम करना शुरू किया गया प्रोपल्सन सिस्टम का, यानी प्रणोदक प्रणाली। ऐसी प्रणोदक प्रणाली विकसित करें जो ऊर्जा ज्यादा पैदा करे और भारी कम हो, यानी जो एनर्जी ज्यादा दे और वेट क्या हो? कम। ऐसी प्रणाली चाहिए था। तो
आप देखेंगे कि इसरो ने इसकी स्थापना होने के पहले ही लगभग 72-73 में एक इंजन का विकास कर लिया था, और उस इंजन का नाम है विकास इंजन। अच्छा, अब आप हमको एक चीज बताइए, लकड़ी को जलाने के लिए इंजन चाहिए, कोयला को जलाने के लिए इंजन चाहिए, तो पेट्रोल से ठीक से ऊर्जा लेने के लिए इंजन चाहिए? हाँ, पेट्रोल, यानी पेट्रोल से अच्छे से ऊर्जा प्राप्त करने के लिए इंजन चाहिए, इसलिए पेट्रोल इंजन होता है। पहले कोयला इंजन बना था, जेम्स वाट ने बनाया था, फक 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 करके चलती थी। फिर पेट्रोल इंजन बना, डीजल इंजन बना। अगर पेट्रोल या डीजल से अच्छे से ऊर्जा प्राप्त करनी है तो इंजन का उपयोग किया जाता है। इसीलिए आप देखेंगे कि ठोस ईंधन के लिए इंजन की जरूरत नहीं होती है। तरल ईंधन के लिए क्या चाहिए? इंजन चाहिए। ठोस ईंधन के लिए इंजन की जरूरत नहीं है, लकड़ी को जलाने के लिए इंजन की जरूरत नहीं है, पेट्रोल को जलाने के लिए इंजन की जरूरत है। समझ रहे हैं? तो क्या होता है कि विकास इंजन का विकास किया गया, और जब विकास इंजन का विकास कर लिया गया तो विकास इंजन में उपयोग क्या करते हैं, आइए देखते हैं। देखिए, जो ये विकास इंजन बना, इसमें भी एक फ्यूल होगा, एक ऑक्सीडाइजर होगा, एक फ्यूल है और एक ऑक्सीडाइजर है। तो इसमें फ्यूल के रूप में जो है, देखिए, एक होता है मेथिल हाइड्रोजीन। मेथिल हाइड्रोजीन होता है। मेथिल हाइड्रोजीन के दो रूप हैं, दो रूप है। एक रूप को कहते हैं UDMH, यानी पूरा नाम है अनसिमेट्रिकल मोनो, नहीं, अनसिमेट्रिकल डाई होगा, अनसिमेट्रिकल डाई मेथिल हाइड्रोजीन। एक ये रूप में होता है। दूसरा इसका रूप होता है UMH, यानी अनसिमेट्रिकल मोनो मेथिल हाइड्रोजीन। अब इन दोनों में से कोई एक को, तो जो PSLV में इस्तेमाल किया गया तरल ईंधन के लिए, जो विकास इंजन, उसमें इसका इस्तेमाल किया गया किस रूप में? ईंधन के रूप में। इसको UDMH को। ऑक्सीडाइजर के रूप में नाइट्रोजन टेट्रा ऑक्साइड। तो नाइट्रोजन टेट्रा ऑक्साइड का उपयोग किस रूप में किया गया? ऑक्सीडाइजर के रूप। अब देखिए इसका कमाल, देखिएगा क्या खुल जाता है। देखिए, जब विकास इंजन का विकास हो गया तो इसमें क्या रखा गया था? तरल प्रणोदक, या शॉर्टकट में आप तरल ईंधन कह सकते हो, तरल ईंधन कह सकते हो। तो इसमें हमने तरल ईंधन का उपयोग किया, और यहां पर फ्यूल के रूप में मेथिल हाइड्रोजीन के दो रूप हैं,
अनसिमेट्रिकल डाइमेथिल हाइड्रोजन या अनसिमेट्रिकल मोनोमेथिल हाइड्रोजन, और इसमें ऑक्सीडाइजर के रूप में नाइट्रोजन टेट्रा ऑक्साइड का उपयोग किया। अब देखते हैं ये क्या करता है। बना लीजिए, पहले इसको लिख लीजिए। देखिए, इसको बना लिए। अब देखिए, हटाएं, बढ़े आगे। अब देखिए, जो जब ये इंजन बना लिया विकास इंजन, तो हमारे पास दो प्रकार के प्रोपाइलेंट हो गए। एक तो कौन सा है, ठोस ईंधन। दूसरा विकास इंजन जो तरल ईंधन युग है। दो तरीके के इंजन हो गए। अब देखिए, अब जब इन दोनों का विकास कर लिया, तब अगला रॉकेट का निर्माण किया गया, जिसे पीएसएलवी कहते हैं। पीएसएलवी पूरा नाम लिख लीजिए, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। ये पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल क्या है? देखिए, ये जो है, जैसे एएसएलवी 5 चेंबर का था, अब ये 4 चेंबर में वापस इसको 4 चेंबर में कर दिया गया। लेकिन देखिए, इसमें किया क्या गया, पहले चेंबर, दूसरा चेंबर, तीसरा चेंबर और ये चौथा चेंबर। पहले चेंबर में सॉलिड, सॉलिड का मतलब आप समझ रहे हैं, एचटीपीवी और अमोनियम परक्लोरेट। यहां पे लिखा गया लिक्विड। लिक्विड का मतलब क्या हो गया, विकास इंजन। सॉलिड लिक्विड, सॉलिड लिक्विड। लिक्विड में क्या करेंगे, विकास इंजन। अब देखिए, इसमें जब तरल ईंधन यूज किया गया, तो इसमें देखिए कितना बड़ा परिवर्तन आया। अब इसकी जो पेलोड कैपेसिटी हो गई, वो जानते हैं, 1750 केजी। 1750 केजी को कहां ले जा सकता है, एलईओ तक ले जा सकता है। देख रहे हैं कितना परिवर्तन हो गया। वहां पर हम इस्तेमाल कर रहे थे सॉलिड फ्यूल, 150 केजी को ले जा सकता था। अब ये 1750 केजी को एलईओ तक ले जा सकता है। अब अगर ये वेट थोड़ा सा कम कर दें, यानी अगर हम 1425 केजी कर दें, तो कहां ले जा सकता है मालूम है, जीटीओ तक ले जा सकता है। यानी जीटीओ तक छोड़ दें, वहां से अपने आप पहुंच जाएगा 1425 केजी।
तो पीएसएलवी की पहली लॉन्च असफल हुई है। उसके बाद इसकी 1993 में जो लॉन्च हुई है, जो 1993 में इसकी लॉन्च हुई, वो सफल रही लगातार पीएसएलवी। और इसकी बहुत बड़ी उपलब्धियां रही, उपलब्धियां हम अभी नोट करा देते हैं। वर्तमान में जो पीएसएलवी है ये उपयोग में है, समझ रहे हैं। और सबसे बड़ी उपलब्धि तो इसकी ये रही कि 2017 में पीएसएलवी के द्वारा 104 सैटेलाइट को एक साथ लॉन्च किया गया था, एक साथ। इसमें 101 सैटेलाइट विदेशी थे और 3 सैटेलाइट भारतीय थे। उसके बाद चंद्रयान फर्स्ट जो लॉन्च हुआ है वो पीएसएलवी से हुआ है। चंद्रयान 2, 3 ये सब जीएसएलवी से हुआ है। उसको जीएसएलवी से क्यों नहीं किया गया फर्स्ट को? क्योंकि 2008 में जब पीएसएलवी से लॉन्च किया गया तो उस जमाने में हमारे पास जीएसएलवी था ही नहीं, और था तो बहुत अच्छा नहीं था। तो इसकी कई उपलब्धियां रही पीएसएलवी। अभी हाल में इसका जो है देखेंगे 2025 में इसके द्वारा निसार को लॉन्च किया गया है। अभी हाल में लॉन्च किया गया है निसार, नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर राडार। तो इसकी बहुत सारी उपलब्धियां रही। अब देखिए इसके जो वेरिएंट बनाए गए, पहले समझा देते हैं फिर लिखा देते हैं। इसके जो वेरिएंट, ये बना नहीं है चित्र। अब देखिए इसके जो संस्करण है, वेरिएंट, इसके जो वेरिएंट है, इसके 3 प्रमुख वेरिएंट है। कौन कौन से? पहला तो है पीएसएलवी जी, फिर है पीएसएलवी सीए, फिर है पीएसएलवी एक्सेल। अब जी का मतलब होता है, देखिए पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। अब ये देखिए लगा, इसे क्या कहते हैं? ये होता है आपका बूस्टर। ये बूस्टर क्या होता है? इसमें 6 बूस्टर लगाए गए। बूस्टर का मतलब होता है जब छोटे रॉकेट को बड़े रॉकेट के साथ बांध दिया जाता है। तो 6 तो छोटे रॉकेट बड़े रॉकेट के साथ बांध दिया जाता है। अब नेचुरली है कि ये जो 6 बूस्टर इसमें लगाए गए, इस सब में सॉलिड फ्यूल था। ये सॉलिड है, ये लिक्विड है, ये सॉलिड है, ये लिक्विड है। यहां पे वही विकास इंजन इस्तेमाल किया गया, समझ रहे हैं? ये बूस्टर है, 6 बूस्टर लगाए गए इसमें। बूस्टर का मतलब जब छोटे रॉकेट को बड़े रॉकेट के साथ बांध दिया जाए तो उसे बूस्टर कहते हैं। अब देखिए ये क्या हो रहा है। अरे भाई देखो यार क्या हो गया, इधर आओ। क्या, कैसे इसको देखा जाए? सही हो गया, समझ में आ रहा है? अब बात करते हैं पीएसएलवी सी की। देखिए सीए का मतलब होता है, देखिए जी का मतलब यहां जनरल हो गया। जी का मतलब जनरल, सीए का मतलब कोर एलोड। इसका मतलब होता है कोर एलोन। कोर एलोन का मतलब क्या होता है?
ये सा नीचे वाला सा कोर है। L1 का मतलब कोई बूस्टर नहीं लगाया गया, लेकिन ये हिस्से को क्या कर दिया गया, बड़ा कर दिया गया। इसकी तुलना में ये क्या हो गया, बड़ा हो गया। तो कोर L1 कोई बूस्टर नहीं लगाया गया। अब इसी में जब आप 6 बूस्टर लगा दे तो क्या हो जाएगा, एक्सेल। इसी में 6 बूस्टर लगा देंगे तो क्या हो गया, एक्सेल। समझ रहे ना, एक्सेल का मतलब एक्स्ट्रा लार्ज। अरे यार बन नहीं रहा, क्या हो गया। ठीक है, एक्सेल का मतलब होता है एक्स्ट्रा लार्ज। कोर एलोन ये लिखा है, कोर एलोन। ये इसके 3 संस्करण हैं, तीनों की क्षमता में थोड़ा थोड़ा अंतर है। अब लिख लीजिए, बना लिए हो तो। इसी का विकास जो है नम्बी नारायण सर ने किया था। बाकी आगे अभी आगे बात करते हैं। जब LPSC सेंटर की स्थापना हो गई, लिक्विड प्रोपल्सन सिस्टम की, अब इस सैटेलाइट का इस रॉकेट का हमने विकास कर लिया। तब अगली जरूरत थी कि इससे भी उन्नत रॉकेट बनाए, क्योंकि इसकी क्षमता अधिकतम कितनी थी। अगर GPO पे भेजना है 1425 kg, बहुत खींचा खांची करे तो 1500 kg तक भेज सकते थे। उससे ज्यादा तो भेज सकते हैं, क्षमता थी नहीं इसमें। बात समझ रहे हैं ना। तब जरूरत पड़ी एक ऐसे तकनीक की, यानी एक ऐसे इंजन की जो कि बहुत भारी उपग्रहों को ले जा सके। तब LPSC सेंटर में शुरुआत हुई अपर स्टेज क्रायोजेनिक इंजन, यानी एक ऐसा इंजन बनाए जिसकी क्षमता इन सबसे भी ज्यादा हो। तब क्रायोजेनिक इंजन का डेवलपमेंट शुरू हुआ, और क्रायोजेनिक इंजन जब बन गया है तब GSLV आया, जिसको आज शॉर्टकट में LVM भी कह देते हैं। पहले इसको लिख लीजिए, फिर उस पर आते हैं। यह भारत का पहला कार्यरत उपग्रह, यह भारत का पहला कार्यरत
उपग्रह प्रमोचन यान है। यह 4 चरणों का प्रमोचन यान प्रणाली है। जिसके पहले और तीसरे चरण में ठोस प्रणोदक का प्रयोग किया गया तथा दूसरे और चौथे चरण में विकास इंजन का उपयोग किया गया, जो कि दूसरे और चौथे चरण में लिखा तो है यार, दूसरे और चौथे चरण में विकास इंजन का उपयोग किया गया, जो कि तरल ईंधन